तू तो कांस्टेबल की बेटी कैच कर लेगी, ऐसे ही बोलते थे सर। ऐसे पिताजी से भी रिलेट करके बोला जाता है, बहुत सारे ताने बाने। अगर आप कोई भी लाखों की भीड़ में आपका चयन होता है तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती है ना, अगर आप लगे रहो ना तो वो चीज़ें आप अचीव कर जाते हो। बाकी मैं यूथ को ये कहना चाहूँगी कि आप अपने गोल से भटको ना। एक टाइम है, आप जितना पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद तो फिर आपकी लाइफ सेट है। कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, अगर आप मेहनत करोगे तो हर चीज़ सरल हो जाती है। आप कम पढ़ो लेकिन रिविज़न ज़्यादा करो। अभी पेशेंस रख के कंटिन्यू पढ़ो, आप फ्लो में पढ़ोगी तो देखना कैसे नहीं निकलेगा। फिजिकल ऐसे ही निकाल लूंगी, ऐसा सोचती थी, ये मेरा भ्रम था। लोग मुझे कहने लगे कि तेरा फिजिकल कैसे निकलेगा, तू कैसे करेगी, तेरा हेल्थ इतना है। इंटरव्यू व्यक्तित्व परीक्षण है, उसमें आप जैसे हो आपको वहाँ प्रेजेंट करना पड़ता। तो एक परीक्षा जो है, ये जो हमारी ऐसी परीक्षा है, वो संघर्ष को भी सिखाया, धैर्य रखना भी सिखाया, मेहनत तो इसमें था ही। हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका A1 नौकरी चैनल में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी है दो बहुत ही खास मेहमान, देवकी राउटे जी और सृष्टि मिश्रा जी। हाल ही में इन्होंने सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ एसआई का परीक्षा पास किया है। तो देवकी जी और सृष्टि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। तो देवकी जी, आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम देवकी राउटे है और मैं बालोद जिले के एक छोटे से गांव की निवासी हूँ। तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन कौन से गाँव में हुई? जी, मेरे पिताजी पुलिस के पद पे कार्यरत हैं, तो मेरी जो शिक्षा है वो बाहर ही हुई है। सबसे पहले जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो रायगढ़ में हुई है। उसके बाद जो मेरी हायर सेकेंडरी की जो परीक्षा हायर सेकेंडरी स्कूल है वो मैंने भिलाई से किया है और कॉलेज की भी शिक्षा मेरी भिलाई से हुई है। तो आपके पिताजी अभी भी पुलिस में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हैं? जी, जी, पापा जी अभी भी हैं, कार्यरत हैं। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो आपने बताई कि आपने रायगढ़ से करी, जी, जी। है ना? तो उस दौरान आप किस प्रकार के स्टूडेंट थे? आप मेधावी छात्रा थे या बोलते हैं ना कि एक बैक बेंचर थे या एवरेज थे? किस प्रकार से आपकी शिक्षा हुई या आप उस टाइम एजुकेशन में किस प्रकार से? जी, मैं बचपन से मेधावी छात्रा रही हूँ। मेरी जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी जगह से हुई है और मैं अपने क्लास में हमेशा टॉप 1 पे ही रही हूँ। जी, तो आप शुरू से ही टॉपर हैं, जी, आपके मैं पिताजी पुलिस में हैं। जी। तो आपने ये स्कूल के दौरान ही सोचा या कॉलेज में आके सोचा कि आपको फोर्स ज्वाइन करनी है या कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है? जी। तो आपने ये एक ऐसा कौन सा पॉइंट आया जहाँ पे आपने ये सोचा कि आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है? जी। सबसे पहले तो मैं छोटी थी तो मैंने सपना नहीं देखा था। लेकिन मेरे स्कूल में एक डीआईजी सर आए थे, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि बेटा तुम बड़े होके क्या बनना चाहती हो? तो मेरा जवाब ये था कि सर जो मेरी किस्मत में रहेगा वो मैं बनूँगी। ये मेरा जवाब था क्योंकि उस समय मैं बच्ची थी। फिर जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, अपने परिवारों को, अपने गाँव के लोगों को देखी। मेरे गाँव से मैं छोटे से गाँव से आती हूँ, वहाँ पे कलेक्टर के पद पर भी एक दादाजी थे, अभी वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा करना चाहिए और मेरे गाँव में क्या है, गाँव की जो बोलना चाहिए रेपुटेशन है वो उतनी वो नहीं है। वहाँ पे पुरुष वर्ग तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो महिलाएँ हैं वो पीछे हैं। तो आप एकदम से रूरल इलाके से आती है या थोड़ा सा सेमी अर्बन इलाका, किस प्रकार से आपका गाँव का वो है? मेरा गाँव अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। बोला जाए तो वहाँ भी अभी भी बेटियों की शादी कर दी जाती है, तो कहीं न कहीं वो उतना डेवलप नहीं हुआ मतलब है। बेटियों को उतना इंकरेज नहीं किया जाता कि वो आगे बढ़िए कुछ करें। जी, जी, जी। अच्छा। और अब मैं फिर जब कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की तो फिर 2017 में मैं पास आउट हुई, तो मेरे आपने कॉलेज कहाँ से किया है? भिलाई से किया। भिलाई से। जी। आपने कौन सा कॉलेज में क्या कोर्स किया आपने? जी, मैंने भिलाई में स्वरूपानंद हुडको कॉलेज है, वहाँ से मैंने बीएससी की शिक्षा प्राप्त की है। तो जब मैं 17 में पास आउट हुई तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा मैं तो एक छोटे पद पे कार्यरत हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम अच्छे पद पे जाओ, जहाँ से मैं तुमको सैल्यूट करूँ। तो कहीं न कहीं वो जो मेरे लिए वो वाक्य था कि बेटा मैं तुमको सैल्यूट करना चाहता हूँ, वो मुझे हमेशा से याद रहता था कि मुझे मेरे पापा का सपना पूरा करना है। तो सृष्टि जी, सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन किस प्रकार से हुई, कौन से गाँव से आप बिलोंग करते हो। मेरा नाम सृष्टि मिश्रा है और मैं रायपुर से हूँ। आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पे हुई? मेरे सबसे पहली चीज़ तो मेरे पापा सब इंस्पेक्टर हैं, तो उनका ट्रांसफ़र होते रहा है हमेशा से।
तो प्राइमरी एजुकेशन मेरा बस्तर डिवीजन कोंडागांव से हुआ है, और उसके साथ साथ फिर कभी सिमगा में, अलग अलग एरिया में मैं रही हूँ। तो ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा किस प्रकार से मैनेजेबल रहा, क्योंकि आप बचपन में ही प्राइमरी से आपने अलग अलग स्कूल में 3-4 स्कूल आपने चेंज कर लिया है ना। तो क्या होता है कि उस टाइम पे तो मोबाइल था नहीं, तो जो फ्रेंड्स होते थे आपकी दोस्ती यारी जो भी सर्कल होता था वो बार बार चेंज होते रहे। तो वो एक्सपीरियंस आपका किस प्रकार से रहा है? अब नए नए जगहों पे जाओगे तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं एडजस्ट कर लेती थी। तो आपके पिताजी अभी भी सब हाँ, इंस्पेक्टर हैं, अभी भी छत्तीसगढ़ सब पुलिस में है? इंस्ट्रक्टर है जी। ओके। तो उसके बाद हायर सेकेंडरी में आपने कहाँ से किया? हायर सेकेंडरी मेरा केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में था। आप किस प्रकार से स्टूडेंट रही अपने स्कूल के दिनों में? मैं तो सबसे मतलब एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ और बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। तो और उसके बाद आपने अपना कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किया? कॉलेज मेरा महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज रायपुर से ही। रायपुर से हुआ है। जी। तो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा पॉइंट आया कि आपने सोचा कि आपको एक एसआई बनना है या किसी एग्जाम की तैयारी करनी? जब मैं छोटी थी तो मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। अब बच्चे रहो तो ये सारे आइडियाज मतलब कुछ भी सोच लेते हैं, बट फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, पापा को देखती थी, इतना मेहनत करते थे, हार्ड वर्किंग है, उनके डिसिप्लिन, उनके काम को मैंने देखा ना, तब मुझे समझ आया कि नहीं, मेरे को एक पुलिस ऑफिसर बनने की जरूरत है। और मैं अपने आप में खुद को देखा मैंने कि नहीं, मैं उस लायक हूँ। तो पिताजी भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि नहीं बेटा, बनना है तो बड़ा ऑफिसर ही बनना है, छोटे उसमें नहीं जाना। तो मैं प्रिपरेशन अपनी करती रही। तो ये आपने कॉलेज आपने कौन सी ईयर में पास आउट किया है? 2000, मेरे को याद नहीं है, एक सेकेंड। 17-18? हाँ, 17-18। 17-18 में आपने 18 हुआ है कि दिन? हाँ, 2018-19। 18-19 में आपने कॉलेज पास आउट किया, उसके बाद ही आप तैयारी में लग गई या किसी और चीज की तैयारी में आप? नहीं, मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ उसके टाइम मतलब उसके बाद से ही मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखी, पीएससी की तैयारी में कर रही थी। और 2019 से 5 साल हो गए मुझे तैयारी करते। तो आपने कॉलेज के बाद से ही सेल्फ कॉलेज के बाद से ही मैंने अपना तैयारी कंटिन्यू रखा। कोचिंग ज्वाइन किया था या सेल्फ? हाँ, मैं पहले पात आईएएस एकेडमी में जाती थी, पीएससी की कोचिंग करती थी 2019 से। उसके बाद धीरे धीरे वैकेंसीज निकलती थी, मैं सब में ट्राई करती थी, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर से मेरा वो हो जाता था, फेल हो जाती थी। फिर मैं नर्वस भी होती थी कि क्या हो रहा है, मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती है ना, अगर आप लगे रहो ना तो वो चीजें आप अचीव कर जाते हो। तो आप लोग का शुरू से ही गोल था कि आप लोग को किसी न किसी सरकारी नौकरी में जाना ही। जी। तो कॉलेज लाइफ एक ऐसा होता है, या फ्रेंड सर्कल हो गया या रिलेशनशिप्स हो गए, इन सब के बीच में आपको अपना गोल मैनेज करना, क्या ज़्यादातर जो लोग कॉलेज में होते हैं थोड़ा सा भटक जाते हैं। जी। तो कॉलेज में जो लोग हैं और अगर वो चाहते हैं कि वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी वो करें, तो उनके लिए आपके क्या एडवाइस रहेगी? मेरा तो सबसे पहला ये था कि मेरे पापा जी पुलिस में हैं, मैंने बताया, तो बचपन से ही उन्होंने डिसिप्लिन में रखा है हमें। तो बाहरी दुनिया घूमना फिरना बहुत कम होता था, मैं किसी फ्रेंड सर्कल्स में भी ज़्यादा नहीं रहती थी, एक अपने लिमिट में रहती थी, पढ़ाई तक ही सीमित था मेरा। कॉलेज जाती थी, पढ़ाई करती थी, घर आ जाती थी। फिर वहाँ घर में फिर पढ़ाई जो भी रिवीजन होता था वो करती थी। तो मैं शुरू से ही पढ़ाई में रही हूँ, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। बाकी मैं यूथ को ये कहना चाहूंगी कि आप अपने गोल से भटको ना, आप अपने गोल से भटको ना और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो। इधर उधर घूमना फिरना आप तो करते ही रहोगे, एक टाइम के बाद आप एक बार आपकी लाइफ बन जाएगी, आप एक बार अपने गोल को अचीव कर लोगे, उसके बाद घूमो। मतलब आपने बहुत ही फोकस्ड होकर अपनी सिर्फ हाँ, पढ़ाई पे ही मैं ध्यान दिया। फोकस थी। ओके। तो आपने कहा कि आप ज़्यादातर पढ़ाई ही करती थी, जी। तो कुछ फ्रेंड सर्कल्स होते हैं या होता है ना कभी का हाँ। कि यार तू हमारे साथ आ नहीं रहा है जी। ना, तू हमेशा पढ़ाई ही करता है, पढ़ाकू है, ऐसा कुछ हुआ या आपके फ्रेंड सर्कल में सारे पढ़ाकू ही थे? हाँ, मैं ज्यादातर मतलब पढ़ने वाले लोग, और ऐसे लोग भी थे जो थोड़ा एंटरटेनिंग हो, इधर उधर घूमने फिरने वाले, तो मैं उनको पहले ही बोल देती थी कि मैं नहीं जा पाऊंगी, आपको जाना है तो आप जाइए। लेकिन ये रहा है कि मैं अपने में ही फोकस रहती थी पढ़ाई में। एक टाइम है, आप जितना पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद तो फिर आपकी लाइफ सेट है। सही है। तो देखी जी, कॉलेज आपने भिलाई से कंप्लीट करे, जी। तो आपका कॉलेज लाइफ किस प्रकार से रहा? आपने भी पढ़ाई में ही फोकस्ड रहा या फिर बाकी एक्टिविटीज होती है वो सारी की आपने? जी हाँ, मैंने 2017 में पास आउट किया और मैं घर में ही रही हूँ। तो एक रहता है कि का एक रहता है कि हाँ, बेटी बेटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है।
तो मेरा ऐसे भटकाव नहीं रहा है, मैं कॉलेज आती थी समय से जाती थी। मेरे फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छे रहे हैं और ऐसा कहते हैं ना संगति का असर होता है, तो वो अपने ऊपर है। ऐसा वो नहीं है कि आपके दोस्त अगर खराब हैं, तो कोई इंसान खराब नहीं रहता, वो सब अपने ऊपर ही है। अगर आपका एम डिसाइड है, आपका गोल डिसाइड है, तो आपके सामने में कितनी भी चुनौती आ जाए, आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो तो भिलाई एरिया में ऐसा माहौल है कि वहाँ के स्पोर्ट्स में ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। वहाँ से ऐसे कैंप भी है और मैदान वगैरह काफ़ी चीज़ें, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भिलाई में अच्छी है बाकी जगहों से देखें तो आप शुरू से ही फिजिकल में वहाँ पे एक्टिव थी कॉलेज के टाइम से, या अपने कॉलेज पास आउट करने के बाद अपना फिजिकल में ध्यान दिया? जी, मैं शुरू में पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखती थी। मुझे स्पोर्ट्स की उतनी जानकारी नहीं थी। जब ये भर्ती आई तो मेरा रुझान फिजिकल की ओर ज़्यादा हुआ। ये भर्ती आई थिंक आई 18-19 में। 18-19 में। 18-19 में जी। आपने फॉर्म डाला, 18-19 में, फिर उसके बाद वो होता है नामजोग जिसे बोलते हैं, जी, 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 जी। तो वो हुआ अपना 19 में हुआ जी। या 20 में हुआ? नहीं, वो हुआ था आपका 22 में हुआ था ना, जून 22 में हुआ था। 22 में हुआ। हाँ, ये देखिए मैं हाँ, बता रही हूँ। इसका प्रोसेस आप अच्छे से एक बार समझा दीजिए। जी, जी। ये वैकेंसी आई थी 2018 में, अगस्त 2018 में आई थी। तो ये फॉर्म फिल हो चुका था, लेकिन क्या हुआ कि चुनाव हुआ, तो उसके कारण डिले होते गई भर्ती। फिर इसका जो रीफॉर्म हुआ, फिर उसके बाद जो इसकी भर्ती है थोड़ी सी लंबित होती गई। तो फिर नाप जोक हुआ है 2022, जून 2022 में हुआ है। जी। और इसका प्री एग्जाम भी 22 में ही हुआ है? नहीं, इसका प्री एग्जाम जनवरी 2023 में हुआ है। जनवरी 2023 में। जी, जी, तो आपने 18-17 से आपने पास आउट किया है, जी। तो उसके बाद से आपने सेल्फ में तैयारी किया है या कोई कोचिंग आपने भी ज्वाइन करी थी? जी, मेरा था कि मैं पीएससी की तैयारी कर रही थी उस समय में, तो मैं पटेल ट्यूटोरियल बिलासपुर में ज्वाइन की थी। जी, तो मैं कितने साल बिलासपुर आप रही वहाँ पे? वहाँ पे मैं 3 साल रही हूँ। 3 साल आपने तैयारी किया है। जी, जी। फिर उसके बाद प्री आपका हो गया? जी, जी। फिर 18 में ये फॉर्म आया, तो फिर मैं एसआई की भर्ती की ओर ज़्यादा ध्यान देने लग गई, तो मैं इसकी तैयारी में लग गई। क्या फीलिंग रहती है जब आपने प्री एक बार निकाल लिया और आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, है ना? जी, जी। तो प्री का जैसे रिजल्ट है तो उसके बाद थोड़ा सा आपने कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि आप निकाल सकते हैं इस टाइप का? जी, जी, जी। अगर आप कोई भी लाखों की भीड़ में आपका चयन होता है, तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक सरकारी नौकरी के लिए लोग दिन-रात एक कर देते हैं। तो कहीं न कहीं अगर मेरा प्री प्री निकला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसा था कि फॉर्म 1 लाख लोग फिल किए थे, उसमें 19,500 लोग का चयन होना था, उसमें मेरा चयन हुआ है। तो कहीं न कहीं मुझे वो मोटिवेट किया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। ठीक है। जी। तो प्री के एग्जाम के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी? कौन से, क्योंकि सबका एक होता है कि एक स्ट्रांग पॉइंट होता है, एक वीक पॉइंट होता है। आपकी तैयारी के दौरान आपको कैसे क्या लगा कि आपका ये स्ट्रांग पॉइंट है, या कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा आपका वीक है? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो सबसे पहले रणनीति ये होनी चाहिए कि आप उसका जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट अपने पास निकाल के रखिए, क्योंकि वो आपके आँखों के सामने में रहेगा, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। सिलेबस को एक बार आप अच्छे से रीड करिए कि टॉपिक क्या-क्या दिया है। टॉपिक के बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, जितना टॉपिक दिया है उसको मैनेज करना आना चाहिए। और इसमें आपको पता है कि 3 पेपर होते हैं, प्री मेंस, है ना? टेस्ट ऑफ 5 है एसआई के, लेकिन 3 पेपर होते हैं। तो सबसे पहले प्री निकालना था, तो प्री प्री और मेंस का सिलेबस लगभग समान ही है, कोई अंतर नहीं है उसमें। तो उसके हिसाब से आपको टाइम डिवाइड करना है कि मेरे को छत्तीसगढ़ को 2 घंटा देना है, मैथ्स को 2 घंटा। मैथ्स क्या है, मोस्टली सबके लिए बहुत टफ पड़ता है। आप तो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, आपने बीएससी किया है, जी, जी। तो आपको मतलब कॉलेज में तो आपने मैथ्स पढ़ा ही नहीं है मान के चलो, उसके बाद फिर से मैथ्स में स्टार्ट करना कैसा रहा था आपके लिए? जी, मेरे लिए मैथ्स में मैं ज़ीरो थी। जब मैं स्टार्ट की तैयारी, ज़ीरो थी, मुझे बहुत डर लगता था। फिर एक हमारी मैडम है डीएसपी ललिता मेहर मैडम जी, वो उनसे मैंने सुना था कि उन्होंने मैथ्स में दिन-रात वो उसकी उनकी प्रैक्टिस करती थी, तो उनका मैथ्स भी बहुत अच्छा हो गया था। तो मुझे लगा कि जब वो मैम कर सकती तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना। तो फिर मैंने उस पे बहुत फ़ोकस किया, मैथ्स को ज़्यादा टाइम देने लगी। अगर जो भी सब्जेक्ट है आपको टफ लगता है, तो उस पे आप ज़्यादा फ़ोकस करिए। बार-बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ भी आपकी हो जाएगी। समझ? तैयारी के दौरान आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन कौन से थे? स्ट्रॉन्ग तो मेरा छत्तीसगढ़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को हम बेसिकली सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, और जिस जगह में रहते हैं उसका तो नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है? हिंदी था, हिंदी मीडियम की छात्रा छात्रा रही हूँ,
तो ये मेरे लिए स्ट्रांग था। और मुझे ऐसा लगता है सर कि कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, अगर आप मेहनत करोगे तो हर चीज़ सरल हो जाती है। तो वही है कि आप सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझिए, पढ़िए, बुक उठाइए और जितना टॉपिक दिया है उतना ही पढ़िए। उसके सिलेबस से बाहर ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। नहीं लगाना है और मोस्टली करंट अफेयर पे फोकस करिए। करंट अफेयर न्यू है कोई भी आपने एग्जाम किस की। प्रकार से वो तैयारी चालू करी थी करंट अफेयर्स की? जी, करंट अफेयर का ऐसा है कि न्यूज़पेपर आता है, उसको आप डेली पढ़िए। आप उसे पढ़ेंगे तो आपको नए-नए जगह, नई-नई जानकारी मिलती है। और यूट्यूब चैनल है सर, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यूट्यूब चैनल उठा लीजिए। जैसे सेंट्रल के एक सर आते हैं, राजस्थान वाले सर हैं, वो उनका अच्छा रहता है करंट आप अफेयर। नाम ले सकती हैं जी, करंट अफेयर्स के लिए, आप मतलब यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर सकती है? कौन से न्यूज़पेपर से आपने किया वो सजेस्ट कर सकते हैं, या कोई मैगजीन होगा तो बता सकती है? सर वो इंडिया के करंट अफेयर में तो गौरव सर हैं, सेंट्रल के उत्कर्ष, सॉरी ना गौरव सर नहीं, हाँ हाँ उत्कर्ष उनका चैनल होगा। हाँ, चैनल उनका राजस्थान के हैं वो। गौरव सर है, उत्कर्ष सर, उनका उनका करंट अफेयर बहुत सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि करंट अफेयर अथाह है। आप उसको पढ़ नहीं सकते, आपको दूसरे सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है ना? तो सबको आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, अब बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सेंट्रल के लिए उत्कर्ष क्लास के गौरव सर हैं, और सीजी स्टेट के तो ई पाठशाला वाले सर हैं जो अपने, है ना? है ना? वो सर का नाम क्या था सर, भूल गई। निखिल कुमार सर है, उनकी करंट अफेयर अच्छी रहती है, तो आप वो दोनों पढ़ लो। करंट अफेयर पे 1 घंटा दोगे तो सफिशिएंट है वो आपके लिए, डेली 1 घंटा अपन करंट अफेयर्स में दे दें तो अच्छा है। सफिशिएंट है। तैयारी के दौरान रिवीजन का क्या महत्व रहता है? मुझे ऐसा लगता है कि आप कम पढ़ो लेकिन रिविज़न ज़्यादा करो, है ना? क्योंकि रिविज़न आप जितना रिवाइज़ करोगे वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। इंसान गलती कहाँ कर बैठता है, अगर उसका रिविज़न नहीं हुआ है तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, वो डाउट पे रहेंगे। तो रिवीजन ज़्यादा करो, कम पढ़ो, टॉपिक अगर एक टॉपिक ही पढ़ो लेकिन रिवीजन ज़्यादा करो। रिवीजन कोई भी भर्ती, कोई भी परीक्षा निकालने का सबसे मजबूत माध्यम है रिवीजन। सृष्टि जी, आपकी तैयारी के दौरान आपके कौन कौन से वो वीक पॉइंट्स थे या कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे? आपने बचपन से मैथ्स पे अच्छा किया है या थोड़ा सा गैप हुआ था आपका भी? नहीं, मेरा ना मैथ शुरू से ही अच्छा था, बट मेन ये था कि मैथ्स लेना था तो उसके साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो वो मेरा थोड़ा-सा वीक हो जाता था। तो उसके चलते ना फिर मैं कॉमर्स ली। अब कॉमर्स ली तो उसके चलते मेरा मैथ्स वीक हो गया। अब मैथ्स वीक है तो उसके लिए वो तो मेरे लिए टफ, बहुत ज़्यादा टफ था मैथ्स। तो मैं उसके लिए ना टाइप वाइज़ क्वेश्चंस बनाती थी। जितने अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस होते थे, उसका एक नोट्स बनाती थी मैं, हर टाइप के क्वेश्चंस, और उसका फिर मैं सॉल्यूशन सॉल्व करती थी फिर, और बहुत प्रैक्टिस करती थी मैथ्स, तो उससे मेरा थोड़ा बहुत ठीक-ठाक था। लेकिन उस चीज़ को मैं कवर करती थी अपने जीएस और जीके से, तो उसको स्ट्रॉन्ग की मैं। आपने अपना जीएस और जीके स्ट्रॉन्ग किया और आपका हाँ, मैथ्स थोड़ा सा कमजोर थोड़ा-सा पॉइंट था, तो एवरेज, उसको हाँ, कवर करने के लिए कवर करने के लिए मैं अपने जीएस, जीके, छत्तीसगढ़ इन सबको मैंने अपना स्ट्रॉन्ग किया। मैथ्स में अगर आपने बताया कि आप उतना अच्छा नहीं थे, तो उसको ओवरकम करने के लिए आप एक एक पॉइंट अगर आप बताना चाहें अपने दर्शकों को कि आप प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन हो गया, किस प्रकार से आपने उसको वो किया, एकदम थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हुँ। मैथ्स में ये था कि 10 से 12 चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें मैंने सोचा कि इतने सारे टॉपिक्स को मैं करूँगी, तो फिर ज़्यादा टाइम लेगा, और श्योरिटी नहीं थी कि मैं पूरा का पूरा कर पाऊँ। तो मैं 5 से 6 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट जो आते ही हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गए, एवरेज हो गए, परसेंटेज हो गए, तो ये मेन टॉपिक्स थे ना, उसका मैं एनालिसिस करती थी, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो टाइप वाइज़ क्वेश्चन बनाती थी। हर क्वेश्चंस का अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस को मैं नोट करती थी। उसके बाद फिर उसको सॉल्व करती थी, एक प्रॉपर मेरा नोट्स होता था मैथ्स का भी, और उनको मैं प्रैक्टिस करती थी, तो वो इससे मेरे को ईज़ी पड़ा फिर। करंट अफेयर्स के लिए आपके क्या क्या सोर्सेस थे? आपने भी डेली डेली करंट अफेयर्स करती थी या जी। वीकली करती थी? क्या कई लोग डेली नहीं करके वीकली करते हैं, फिर मंथली का एक कवर कर लेते हैं, आपका क्या? हम जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करंट अफेयर। हर कोई इसको इग्नोर कर देता है, उसको लाइटली लेते हैं, करंट अफेयर है, हम बेसिक है, नॉलेज है, कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। करंट अफेयर को एक सब्जेक्ट के तौर पर लेना चाहिए। चाहे वो सेंटर का हो, चाहे स्टेट का हो, दोनों को लेके करना चाहिए। हाँ, अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़, जैसा कि देवकी मैम ने बताया कि सीजीपीएससी पाठशाला, निखिल कुमार सर, मैं उनका देखती थी। उनका ना ईयरली एक मैगज़ीन नोट्स आते हैं,
तो उसको मैं पढ़ती थी, हाईलाइट करके पूरा कंप्लीट रिवीजन होता था मेरा। और उत्कर्ष सेंटर में ना, उत्कर्ष कुमार गौरव सर हैं, बहुत बेहतरीन है। वो सारी चीजें कवर कर देते थे, उसमें जीएस भी हो जाता था, पॉलिटी भी हो जाता था, आर्टिकल शेड्यूल सारी चीज वो कवर करा देते थे करंट अफेयर के साथ साथ। करंट तो ये दो अफेयर्स। चीजें मेरी थी। प्री के बाद तो प्री में तो खैर टिक मारने वाला क्वेश्चन हो हाँ गया। हाँ मेंस के लिए आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी रही थी, क्योंकि मेंस थोड़ा सा प्री से अलग एग्जाम हो जाता है। हाँ हाँ। देखो, प्री और मेंस का लगभग लगभग सिलेबस सेम था। कुछ सिलेबस मतलब कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गए थे उसमें। और प्री तो मैं खुद से ही की थी ऐसे ही, बट मेंस जब मेरा प्री निकला तो मैं कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को कि नहीं मैं निकाल सकती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगी, मेरे को कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। फिर मैं पटेल ट्यूटोरियल गई, जो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है यहाँ छत्तीसगढ़ का। तो पटेल ट्यूटोरियल गई, वहाँ सर लोगों ने गाइड किया कि नहीं आप लोग अभी पढ़ो, अभी पेशेंस रख के कंटिन्यू पढ़ो, आप फ्लो में पढ़ोगे तो देखना कैसे नहीं निकलेगा। तो फिर मेरा मेंस उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं फिर पढ़ती थी। डेली रिवीजन होता था मेरा 10 से 12 घंटे, तो स्टडी नीडेड है। रिटर्न के साथ साथ तो फिजिकल भी बहुत ही जरूरी होता है, पुलिस के, खास करके पुलिस और फोर्स के एग्जाम में। तो आपने फिजिकल की अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करी, या आप शुरू से स्पोर्ट्स में अच्छी खासी थी, या बाद में आपने इम्प्रूव किया? देखिए, फिजिकल का ऐसा था, मैं सोचती थी कि मैं निकाल लूंगी, रिटर्न को तो कैसे भी करके मेरे को निकालना है, फिजिकल ऐसे ही निकाल लूंगी, ऐसा सोचती थी। ये मेरा भ्रम था। लेकिन मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि नहीं बेटा तू जा, जब ग्राउंड में उतरेगी तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं इग्नोर करती थी, जैसे तैसे प्री मेंस निकल जाए करके। फिर मेंस निकला, उसके बाद 2 मंथ का टाइम मिला। अब उस 2 मंथ में हमको इतना ज्यादा प्रेशराइज हुए हम लोग, ग्राउंड आते थे हम लोग, बहुत सारी इंजरीज भी झेले हैं। पैर में सूजन हो जाती थी बहुत ज्यादा। फिर मैं सोची कि लास्ट टाइम तक ना, लास्ट जब मेरा फिजिकल का डेट आया उसके 2 दिन पहले मैं चल नहीं पा रही थी। फिर मैं मेडिसिन ली, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर मेरा फिजिकल क्लियर हुआ। फिजिकल आपने तैयारी कहाँ से करी है? पवार डिफेंस एकेडमी, पवार सर यहाँ भले वो हार्ड ट्रेन करते हैं हमें, बहुत हार्ड, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना। हम सोचते हैं कि सर बहुत दौड़ा रहे, बहुत रनिंग करा रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। तो पवार सर की वजह से हमारा फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है। तो आपने कितने महीने आपको लगे होंगे फिजिकल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने में? मैं तो 1 मंथ तो मेरा रनिंग ही हुआ है। अच्छा। 1 मंथ मेरे को रनिंग अपने हैबिट में लाने के लिए, रिकवर करने के लिए 1 मंथ लगा है। क्या रहता था आपका रूटीन ग्राउंड में? मैं तो सुबह शाम डेली 2 टाइम आती थी। मॉर्निंग 7 बजे से लेके 2-2.5 घंटा दौड़ना, और बाकी इवेंट्स करना होता था। बाकी पीटी वगैरह भी? हाँ, फिर बाकी एक्सरसाइज भी करवाते थे सर, स्ट्रेचिंग वगैरह, ताकि बॉडी रिलैक्स हो जाए। और फिर बाकी इवेंट्स को मैं शाम को करती थी, और अदर एक्टिविटीज थे जैसे हाई जंप हो गए, लॉन्ग जंप हो गए, ये सब। एसआई में जो 5 इवेंट्स होते हैं जी, फिजिकल का, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखो, इसमें 5 इवेंट्स होते हैं। एक है हाई जंप, लॉन्ग जंप, 100 मीटर रेसिंग, और 1500 मीटर का रेसिंग होता है, लॉन्ग में। तो ये 100 मीटर 1500 मीटर दोनों को अलग तरीके से अप्रोच करना होता हाँ, है ना? 100 मीटर में आपकी स्पीड होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आपको स्पीड में एक एक स्ट्रेट में आपको दौड़ना रहता है। ये 100 मीटर का है। और 1500 में ना आपको स्टेमिना की नीड होती है, स्टेमिना होना चाहिए बॉडी में, तब जाके आप लॉन्ग रन कर पाओगे। तो 1500 तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए। फिर भी मैं यहाँ ग्राउंड में नहीं दौड़ पाती थी, 1500 कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाई। लेकिन फिजिकल जब टेस्ट हुआ मेरा, तो मैं सोची ये लाइफ का आखिरी दौड़ है, इसके बाद कभी दौड़ना नहीं पड़ेगा, ये सोच के मैं पूरा कंप्लीट की हूँ। तो ये सारे पांचों इवेंट्स एक ही दिन में हो जाते हैं या अलग अलग दिन होते हैं? हाँ, एक एक ही ही दिन दिन में में हो हो जाता है। जाता है। तो ग्राउंड में आप लोग कितने बजे गए, फिर कितने टाइम ये इवेंट हुआ? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपका वहाँ जो फिजिकल हुआ एसआई का, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा फिजिकल का तो ऐसा था ना, उस टाइम बरसात का सीजन था, तो बहुत पानी गिर रहा था। और 29 को था मेरा, तो उस दिन बहुत पानी गिर रहा था, तो सारी चीजें लेट ही हुई है। उसके बाद रनिंग हुआ है। यहाँ आप जो नॉर्मल जो ग्राउंड होते हैं ना, यहाँ पे आप जिस स्पीड से दौड़ोगे ना, वहाँ कोटा स्टेडियम में जाओगे तो सिंथेटिक ग्राउंड होता है, तो वहाँ आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो ग्राउंड का भी डिफरेंस होता है। तो वहां जाके ना मेरा स्पीड कम हो गया, यहाँ 18 सेकेंड मतलब 16 सेकेंड होता था, वहां जाके 18 हो गया, 18 सेकेंड। तो ये सारी चीजें हमको फेस करनी पड़ी वहाँ। और हाई जंप का ऐसा था कि गद्दा था, यहाँ हम लोग रेती में प्रैक्टिस किए थे, तो वहाँ गद्दा था, तो वो और इजी पड़ा हमको। बाकी सारे कैमरे के बीच हुआ है हमारा पूरा
हर चीज फिजिकल। उसके बाद शॉर्ट पुट, आप इतना थक जाओगे ना सुबह से लेके शाम तक, तो आपका आखिरी इवेंट शॉट पुट होता है आखिरी आपका? शॉर्ट पुट हुआ हमारा, आगे पीछे होते रहता है। तो शॉर्ट पुट हुआ तो उसमें हालत बैंड हो गई थी, ताकत नहीं था, फिर भी जो आड़ जाता था वो साथ चले गए। तो इस टाइप की चीजें हुई हैं हमारे साथ। तो जब आपका मेंस का क्लियर हो गया, जी उसके बाद एक रिजल्ट आता है और फिर आता है इंटरव्यू की बारी। जी। इंटरव्यू के लिए आपने किस प्रकार से तैयारी करी थी, या किसी से गाइडेंस लिया था, पुराने ऑफिसर से या अपने पिताजी से? आप जैसे बता रही है आपके पिताजी भी ऐसा ही है, तो उनसे गाइड लिया था, या कैसे आपने इंटरव्यू को अप्रोच किया था? मेरा नंबर ना एवरेज एवरेज नंबर था, तो बाकी लोगों का ज्यादा नंबर था, तो मेरे को डर लगता था कि कहीं ना कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। तो मेरा एक ही टारगेट था कि इंटरव्यू बेस्ट देना, ताकि उनसे थोड़ा आगे मैं बढ़ पाऊँ। उसके लिए ना मैं कोचिंग जाती थी, पटेल ट्यूटोरियल, वहां सर से गाइडेंस लिया मैंने कि इंटरव्यू में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है सर के सामने। मैं बहुत सारे मॉक इंटरव्यू दी हूँ अलग अलग कोचिंग में जाके, तो कुछ ना कुछ कमियां मुझे बताई गई है कि आप ज्यादा स्माइल कर रही हैं, आपको बॉडी पोस्चर्स पे ध्यान दीजिए। तो एक एक कमी हर जगह से मुझे मिला है, तो मैं उस पे वर्क करना चालू कर दी। उसके बाद मैंने अपने कपड़े को लेके ट्राई किया कि नहीं, मेरे को एकदम डिसिप्लिन, एकदम फॉर्मल मैनर में जाना है। तो वो सारी चीजों से मेरा इंटरव्यू अच्छा बेस्ट गया है। यहाँ तक कि आपको हॉबी पूछी जाएगी, तो हॉबी आप ना इंटरव्यू में ना वही चीज डालिएगा जो आप उस अपना जवाब दे सको। इंटरव्यू से पहले कुछ पीआईक्यू फॉर्म टाइप का कुछ होता है आपका भरने का, या आप सीधा इंटरव्यू में जाते हैं, या उसके पहले कुछ फॉर्म? हाँ, इंटरव्यू से पहले एक फॉर्म दिया गया था हमें, आपको उसमें फिल करना है अपने बारे में, अपना बायोडाटा जो भी है उसमें फिल करना है, आपकी हॉबीज क्या है, वो सारी चीजें वहाँ पे देनी पड़ती है, तब जाके फिर आपका इंटरव्यू होता है। और मैंने वो डेटा दिया हुआ था जिसमें मैं कॉन्फिडेंशियली मैं अपना जवाब दे सकूं। तो सारे डेटा आप दे दो जिसमें आप अपना जवाब दे सको अच्छे से, तो फिर वो क्लियर अच्छा हो जाता है फिर। तो इंटरव्यू में देखें कि कुछ सवाल में लोग फंस जाते हैं, या आपका कैसा पूरा स्मूथ ही रहा, फ्रेंडली टाइप का रहा, या कभी आप फंसी थी? मेरा इंटरव्यू ना बहुत अच्छा गया था। मैं वही कंटेंट डाली थी जिसमें मैं अच्छे से बोल रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सकूं, हाँ वही कंटेंट। और मैं चाह रही थी कि वो सामने वाले जो पर्सन है वो वही कंटेंट को पकड़े। जैसे कि मैंने हॉबी डांस लिखा था, तो डांस की बजाय उन्होंने मुझे सिंगिंग करवा दी। अब मेरा क्या है, मैं सिंगिंग में भी अच्छी हूँ, डांस में भी अच्छी, तो मैं गाना गा ली। तो आपने गाना गा के सुनाया था उनको? भी गाना कौन सा गाना गाया था? एक बार दर्शकों के लिए एक बार वो गाना सुनाइए। मैं सिंगर नहीं हूँ, डांसर हूँ एक्चुअली, अच्छा। बट फिर भी मैं गा सकती हूँ, तो गाया। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पग कंदारुणम, नव कंच लोचन कंच मुख कर कंद पग कंदारुणम। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। बाकी अरपा पैरी के धार वाला मैं गा रही थी, लेकिन वो स्टेट सॉन्ग है करके ना मुझे मना कर दिया गया था, तो ओके। भजन नहीं गाई थी। तो देवकी जी, आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स में उतना ध्यान नहीं देती थी, आप पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देती थी। तो जैसा आपका ऐसा है कि आपने तैयारी चालू की है, तो उसके बाद आपको कितने टाइम लगा होगा कि आपने अपना फिजिकल सुधारा? जी। सबसे पहली बात तो मैं ऐसा था कि मैं पढ़ने वाली लड़की थी, तो कंटिन्यू आप पढ़ोगे तो आपका हेल्थ गेन होता ही है। जब मैं ये फ्री हुआ, तो लोग मुझे कहने लगे कि तेरा फिजिकल कैसे निकलेगा, तू कैसे करेगी, तेरा हेल्थ इतना है। फिर मैं पवार सर के यहाँ आई, ठीक है, तो बहुत हाई वेट थी मैं, बहुत ज्यादा ही, 78 kg की लड़की थी मैं। तो मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब मैं यहाँ आई तो मुझे नॉर्मली, जैसे इनको देख रहे हो सृष्टि मैडम को, है ना, तो इनको देखोगे तो कहोगे हाँ ये निकाल लेंगी, लेकिन मुझे लोग बोलते थे तू कैसे निकालेगी। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, और कहीं ना कहीं सर के लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि मुझे फिजिकल क्लियर करना ही था। ऐसा ही का आपका ऐसा है कि शारीरिक रूप से भी आपको स्ट्रांग बनना है, मानसिक रूप से भी स्ट्रांग बनना था। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा। फिर सर के मार्गदर्शन से मैं जो बोलते थे वो मैं करती थी। और इसमें आपको पता है कि 5 इवेंट है, आपको 5 इवेंट में बैलेंस बना के चलना था, क्योंकि 100 मीटर पाँचों के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखनी है ना, 100 मीटर में तो सारा गंवा नहीं देंगे। होता है। और ऐसा है सर कि जब आप मेन जब फिजिकल दिलाओगे तो सब 100 मीटर सबसे पहले होता है। तो समझ सकते हो कि हमारे लिए कितना चैलेंजिंग रहा है। तो 5वें इवेंट पे हमको फोकस करना पड़ता था, और साथ ही साथ पढ़ाई भी करना पड़ता था, क्योंकि मैंने जल्दी ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे अच्छे से कवर करना था। और मैं मार्च में ज्वाइन की थी, तो 4 महीनों
से लगातार मैंने सुबह शाम फिजिकल किया, एक दिन भी गैप नहीं किया। देखिए पढ़ाई का ऐसा है सर कि आप पढ़ाई में एक दिन का ब्रेक ले सकते हो, फिजिकल में भी ले सकते हो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी ऐसी है कि आप अगर ऊंची कूद अगर आज कर रहे हो तो कल नहीं होगा। ऐसा भी बहुत सारे चीजें फेस करने पड़ी है हम लोग को। ऐसा होता था कि कभी गोला छह जा रहा है तो कभी नहीं जा रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें आई हैं सर फिजिकल एक्टिविटी में। आपका रूटीन क्या रहता था? कि आपने बताया कि आप 78 kg और लगभग 5.5 फुट आपकी हाइट है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ। जी ठीक है, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा ही ओवरवेट हो जाता है। तो ऐसे वेट के साथ ट्रेनिंग करने में थोड़ा सा इंजरी का भी खतरा रहता है। तो आपको इंजरीज हुई, सीवियर इंजरीज हुई, नॉर्मल? किस प्रकार से आपने वो किया, मैनेज किया? जी जी। सर मैं जब आती थी तो एक्सरसाइज सर करवाते थे, तो एक्सरसाइज करवाते थे, होता था, लेकिन मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है क्योंकि मैं थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते रही हूँ। और अगर आप सही डायरेक्शन से अगर किसी भी चीज को करोगे तो नहीं होता। और फिजिकल में सर नॉर्मली है कि होता है इंजरीज वगैरह, बाकी मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मेरा बस था सांस जल्दी फूल जाता था, वेट ज्यादा वेट था, ज़्यादा था, स्टेमिना थोड़ा सा कम था, कम था। नहीं सही चलेगा। हाँ हाँ, सांस ज्यादा फूलता था। तो वही सर के मार्गदर्शन से फिर मैं करी, आती थी सुबह ग्राउंड, शाम को भी आती थी, दोनों टाइम जो सर बोलते थे जितना बोलते थे करती थी। कभी नहीं कि नहीं सर मुझे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। सर वैसा हमको बना के रख दिए कि हर चीज तुम लोग कर सकते हो। तो वही था कि सर ने जितना कहा उतना हम लोग किए। पवार सर के साथ आपका उनका थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके ट्रेनिंग के दौरान? क्योंकि हम लोग अभी उसी ग्राउंड में हैं जहाँ पे आपने पसीना बहाया है। तो पवार सर ने किस प्रकार से आपको ट्रेनिंग दिया, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। जी जी। जब मैं प्री मेरा क्लियर हुआ तो मुझे फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करना था क्योंकि मैं खुद से नहीं कर पाती। मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी था। फिर रायपुर से मुझे पता चला, रायपुर में मैं रह के पढ़ी, तो पता चला कि यहाँ पवार डिफेंस एकेडमी है जो बहुत ही अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं। तो सर से मैं मिली, तो सर शुरू दिन ही बोले मैं तुम लोग को फिजिकल क्लियर करवाऊंगा। तो सर का जो एक कॉन्फिडेंस था, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए। मैं ज्वाइन करी। और सर का जो ट्रेनिंग है शायद ही कहीं दूसरी जगह करवाते होंगे। बहुत बहुत कठिन ट्रेनिंग करवाते हैं। अगर आप यहाँ कर लिए तो आप कहीं भी कर लोगे। इनका जो फिजिकल ट्रेनिंग है बहुत हार्ड रहता है। वो बिल्कुल भी नहीं देखते, अगर आप पैर भी दर्द दे रहे बोलोगे ना तो उस हालात में भी करो। वो हम लोग को हर तरह हर जैसे कि सिस्टी मैडम का पैर पेन हुआ था फिर भी उनको बोलते थे तुम करो तुम करो। आप रो लो गा लो, लेकिन सर को लगा ना जा रुकना नहीं है। अगर सर को लगा ना कि नहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो वो करवाते ही करवाते थे। तो सर का यही है कि सर जैसे गुरु हमको मिले, हमारा सौभाग्य रहा है उनके सानिध्य में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। और वो बच्चों को हमेशा ये नहीं कि फिजिकल तुम पढ़ाई भी करो, मतलब सब तरह से वो मोटिवेट करते रहे हैं। और जैसे कि 1500 मीटर होता था सर, तो 1500 मीटर में क्या है, बहुत जगह मैंने देखी हूँ कि ऐसे 2-3 किलोमीटर का रनिंग कराते थे। ये 2200 मीटर का ट्रैक है ये। हाँ, रोड रनिंग। इसमें हम लोग को केवल वार्म अप करवाते थे, आप सोच सकते हो, वार्म अप केवल। फिर एंड्योरेंस वाला। हाँ। फिर उसके बाद हमारे साथ ऐसा भी होता था कि वरना फिर एक बार आए आओ आप लोग, उसमें कंपटीशन करवाते थे। ये हो गया, फिर यहाँ पे फिर करवाते थे। तो सोचिए सर कि सर हम लोग को 10-15 किलोमीटर, और सर का एक शेड्यूल है कि मंडे से सैटरडे, तो फ्राइडे को वो रोड रनिंग करवाते हैं। रोड रनिंग यहाँ से घड़ी चौक तक का करवाते थे। यानी अभी हम लोग हैं पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के जो मैदान है जी वहाँ पे है, जी यहाँ से गढ़ी चौक तक का। जी जी। तो यहाँ तक का करवाते थे, उसमें टारगेट सेट करते थे कि कौन पहले आएगा ऐसे करके। तो सर ना यहीं पे हम लोग को पूरा कंपटीशन सिखा दिए थे कि तुम लोग को हमेशा आगे रहना है, हमेशा बढ़ना है करके। और फिर उसके बाद ये आपको वार्म अप करवाए, आपका 5 किलोमीटर का करवाए, फिर उसके बाद आपको सूट मरवाते थे 400 मीटर का। अब सोचो आपको हालत कैसी रहेगी। सर नहीं ना सर, नहीं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। बस ये उनका वो यही था, तो उनका जो एक डांट था हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। फिर 400 मीटर करने के बाद फिर 100 मीटर का शूट करवाते थे। हम लोग पूरा थक जाते थे, लेकिन सर के मार्गदर्शन से आज यहाँ तक बैठे हैं सर। तो इतना पसीना बहाने के लिए, इतनी एनर्जी बचाने के लिए और इतना एनर्जी खर्च करने के लिए आपका डाइट प्लान क्या रहता था? जी जी। सर मैं तो हेल्दी थी, तो सर बोलते थे कि तुम थोड़ा चावल कम खाना, रोटी ज्यादा थोड़ा खाना। सा कट में रहना है आपको। हाँ, कट में, क्योंकि डिसिप्लिन में रहोगे तभी आपका सब चीज क्लियर होता है।
तो वही था, मीठा खाना पूरा बंद करवा दिए थे। चना मूंग, और मेरा क्या सांस फूलता था तो सर बताए थे कि चना मूंग के साथ अंकुरित किया हुआ जो है उसमें हरी मिर्च को काट के डाल देना उसमें, तो वो क्या है, जो सांस फूलेगा उसको वो कम करेगा, मेंटेन करेगा। तो वही था, और दोनों टाइम चावल सॉरी रोटी खाना रहता था, चावल मना कर दिए थे। और बाहर का बिल्कुल नहीं खाओ, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना था, उसको अवॉइड करो। आपने कितने महीने तक ये स्ट्रीट फूड और बाहर का खाना अवॉइड किया है? मैं मार्च से पूरा जुलाई तक का की हूँ सर, पूरा सर का बात मानी तो मेरा वेट कम हुआ, और प्लस मेरा फिजिकल जो, मैं पहले जब ऊंची कूद होता था तो मैं 0 स्टेप भी कूद नहीं पाती थी, जाती थी गिर जाती थी। फिर मैं बोलती थी सर मैं कैसे करूंगी, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बोलते थे तू करेगी, तो मेरा जितना मैं कह रहा हूँ उतना बस मान ले, है ना। तो अगर आप आगे बढ़ोगे तो सर का हमेशा मार्गदर्शन रहा है। कुछ बच्चे लोग यहाँ हार मान जाते हैं, मैं देखी हूँ हार मान जाते हैं। हार नहीं मानना है, सर जितना बोल रहे हैं बस आप उतना करिए, आपका कैसे नहीं निकलेगा बताना। तो वही था कि बाहर का बिल्कुल नहीं खाना था। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो उसको भी बॉईल, बिल्कुल मसाला नहीं, और एग प्रॉपर लेने बोलते थे, फिश खाने बोलते थे। खाने पीने पे उतना कंट्रोल नहीं था, मतलब सर के हिसाब से उतना मना नहीं करते थे, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप मेहनत करोगे तो आपको डाइट तो चाहिए ना। हाँ, लेकिन मेरे जैसे अगर जो लोग हैं बच्चे, तो उनको थोड़ा सा मेंटेन करना थोड़ा-सा पड़ेगा, कट कैलोरी कट में रहना पड़ता था। रहना पड़ेगा, क्योंकि आप रनिंग करोगे आपका वेट रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए। तो आपने अपनी इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से करी थी? जी। जब हमारा फिजिकल क्लियर हुआ तो फिर हम लोग का 1 महीने बाद इंटरव्यू था। तो मैंने पटेल टिटर बिलासपुर, मैं वहीं से अपना जो पढ़ाई है वहाँ से की हूँ, और मैं वहीं से इंटरव्यू की तैयारी की। तो वहाँ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। झिझकपन तो रहता ही है, कोई भी कैंडिडेट हो, है ना, तो मेन झिझकपन। जिस दिन आपका इंटरव्यू हुआ, आप दोनों का एक ही दिन हुआ लगभग? नहीं नहीं, अलग अलग। अलग-अलग था? जी जी। तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्मूथली चला था या कहीं पे आप फँसी थी कुछ क्वेश्चंस पे, कैसा रहा था वो? उस दिन सर इंटरव्यू हुआ तो हमारा सेकंड 2 शिफ्ट में था इंटरव्यू, मेरा सेकंड शिफ्ट में हुआ, 31 अगस्त को हुआ। तो उस दिन 4 मेंबर बैठे थे, हम लोग एंट्री किए, नमस्कार किए, बैठे, और सर लोग का जो था स्वभाव एकदम नॉर्मल, ऐसा नहीं कि वो आईपीएस रैंक के हैं तो कोई डर, कोई नहीं। इंटरव्यू व्यक्तित्व परीक्षण है, उसमें आप जैसे हो आपको वहां प्रेजेंट करना पड़ता है, कोई बनावटी नहीं, कुछ नहीं। आपका जो हॉबी है वहां से क्वेश्चन उठाएंगे, आपका जो एजुकेशन है वहां से क्वेश्चन उठाएंगे, और आप इस लाइन में क्यों आना चाहते हो, बेसिकली जानकारी थी वहां पे। तो नॉर्मली रहा इंटरव्यू, तो ठीक रहा। मैडम वहाँ एक मैम बैठे थे, और 3 आईपीएस सर लोग थे, तो उन्होंने नॉर्मली क्वेश्चन किया। और ये क्या है, हम महिलाएं हैं तो महिलाओं से संबंधित अधिनियम भी पूछा गया हुँ। कि आप इस फील्ड में आएंगी तो क्या करेंगी। तो एकदम नॉर्मली रहा, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। बस वहां पे डरना नहीं है, डरना नहीं, इंटरव्यू वही है। आप डर गए ना तो कोई मतलब नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है कि पुलिस विभाग तो ऐसा ही है ना कि हुँ। आपको हमेशा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। दिखाना है। हाँ हाँ, यही रहा। और इंटरव्यू के लिए आपका वो अटायर क्या था? कौन से आप पहनावा, क्या कपड़े पहन के गई थी? थोड़ा-सा डिटेल में वो बताइए। जी जी। इंटरव्यू बेसिकली सर, इंटरव्यू में आप जा रहे हो, ऑफिसर लाइन में आपका चयन होना है, तो आपको नॉर्मली सिंपल सूट या साड़ी वियर कर सकते हो। तो हम सृष्टि मैडम ने भी सूट पहना था, मैं भी सूट पहन के गई थी। कॉटन का सूट था, साउथ सिंपल ढीला ढाला, लूज में। हाँ हाँ हाँ, फॉर्मल लुक में। और नीचे आपका वो था, जूती था ब्लैक में, और नॉर्मल सूट था। आपको एकदम चटक भटक ये सब नहीं पहनना है, नॉर्मली एकदम लाइट कलर में पहनो, और एकदम सिंपल रहो, सादगी, एकदम सिंपल ही रहो। वही था इंटरव्यू में। ज्वेलरी आपने कुछ पहना था या सारे निकाल दिए थे? ओनली वॉच पहने थे। अगर इयररिंग वियर कर रहे हो तो ये छोटी सी आती है वो पहनना। बाकी आपको ये जो मेकअप रहता है ना, हुँ। लिपस्टिक हो गया, बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल। हेयर भी कर रहे हो तो आप एकदम सिंपल करो। उनको लगना नाखून चाहिए वगैरह आप काट के गए थे पूरा? पूरा नाखून, नेल पेंट तक हम नहीं लगाए थे। इंटरव्यू में एकदम आपको सादगी देखा जाता है, एकदम सिंपल रहो, है ना, एकदम, और सिंसियर रहो। सिंसियर रहना। हम्म। तो सृष्टि जी, आपने इंटरव्यू भी पास कर लिया, तो इतना समय आने के बाद रिजल्ट में भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो घर में आपका किस प्रकार से माहौल था? क्योंकि आप तैयारी तो कर ही रहे थे, बट एक रिजल्ट आ नहीं रहा था। तो एसआई का रिजल्ट आ नहीं रहा था, तो घर में उसका किस प्रकार से वो माहौल था? इंटरव्यू क्लियर करने के बाद पूरे 1 साल लग गए
हम लोग सोचते थे कि जल्दी आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे अफवाह भी फैल रहे थे कि नहीं रद्द हो जाएगा, भर्ती रद्द हो जाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। हमने पूरा अपना मेहनत लगाया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है इस चीज़ में, सालों-सालों से इतना टाइम इन्वेस्ट किया है। तो डिप्रेशन में चले गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था 1 साल से कि नहीं अब आएगा रिज़ल्ट, तो आ ही नहीं रहा था। फिर जिस दिन हमको पता चला कि मैं लिस्ट आ गई है, तो हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड, मेरा भाई, मेरी मम्मी, पापा तो पुलिस में हैं तो वो तो ड्यूटी में ही थे। फिर हम लोग लिस्ट चेक किए, सृष्टि मिश्रा सब इंस्पेक्टर, इतना प्राउड मोमेंट ना, मेरी आँखों से आँसू आ गए क्योंकि आपने एक साथ चेक किया या एक साथ अच्छा, एक एक साथ साथ आप जब पता चला ना कि लिस्ट आ गई है आप घर में ही थी उस टाइम? मैं घर में ही थी, मैं मार्केट निकल रही थी। फिर मुझे पता चला कि लिस्ट आ गया है, फिर भाई को मैंने बताया तो हम लोग सब साथ में प्रे कर रहे थे भगवान हो जाता करके। फिर मम्मी भी वहीं थी, वो जैसे ही मेरा नाम देखी एज़ अ सब इंस्पेक्टर इतना रोने लगी, उनकी आँखों से आँसू मैं नहीं देख पाई। मैं सोची थी कि नहीं रोऊँगी, लेकिन उनको देख के मेरे अंदर से आँसू निकल गए और वो इतना प्राउड मोमेंट था। फिर पापा जी आए, पापा जी मिठाई लेके आए, उनका सेलिब्रेशन अलग था, उनको उनको मैंने सैल्यूट किया, वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। और थाना में भी वो पटाखे फोड़े, तो उन मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं उनका नाम रोशन की हूँ। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना बहुत बड़ी चीज़ है और वो भी सब इंस्पेक्टर और मैं भी सब इंस्पेक्टर, तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है मेरे लिए। उसके बाद फिर गाँव में जब मेरे दादाजी को पता चला, तो वो डायरेक्ट वो पटाखा माचिस ढूँढ रहे थे, कहाँ है मेरे को फोड़ना है करके, वो माचिस ढूँढ रहे थे। फिर जाके वहाँ सबके सामने पटाखा फोड़े, तो वहाँ का भी सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हुआ है। पूरे गाँव तक पता चल गया है कि श्रवण मिश्रा की बेटी सब इंस्पेक्टर बन गई है और मैं गाँव की पहली लड़की हूँ जो सब इंस्पेक्टर बनी है और किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुई है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट रहा है और प्राउड मोमेंट रहा है हमारा। देखिए जी, जब आपका रिजल्ट आया तो आपने लिस्ट स्वयं देखा या किसी से आपको पता चला? कैसा माहौल था आपके घर में उस टाइम? जी जैसे कि सर मैंने बताया कि मैं 2017 से बाहर रही हूँ, तो अभी भी मैं उस समय जब 28 अक्टूबर 2024 का दिन था, उस समय मैं अपने हॉस्टल में थी। सब घर जा चुके थे क्योंकि 2 दिन बाद त्योहार था, धनतेरस था। मैं थी और मेरी एक नीचे में एक और रूममेट रही है, वो थी। जिस यहाँ मैं रहती थी ओनर यहाँ, मैं रूम की सफाई कर रही थी उस समय, ठीक है? कॉल आया, "देवकी, तुम लोग का रिज़ल्ट आ गया।" मैं एकदम हक्का-बक्का रह गई। मैं नीचे गई ओनर के पास, मैं बोली, "मेरा रिज़ल्ट देख दो।" मैं नहीं देख पाऊँगी। मोबाइल मैंने निकाला, पीडीएफ में हम लोग नाम देखे, मैं बहुत खुश हो गई। बस उस समय लगा कि मम्मी-पापा के साथ नहीं हूँ, फिर मैं पापा को कॉल की, मम्मी को कॉल की, तो माँ से जब मैं बात की तो मेरी आँख से बहुत आँसू आ गया। मैं बोली, "मम्मी, अब मैं सब इंस्पेक्टर बन गई।" तो मम्मी बोली, "मत रो बेटा, मेरा सपना पूरा कर दी। हाँ, मत रो, मैं बहुत खुश हूँ।" बोली। तो उस दिन का जो मोमेंट है उसको हम लोग भूल नहीं सकते क्योंकि ऐसा था सर कि ये सब इंस्पेक्टर भर्ती जो है वो 5 चरण था, लेकिन हम लोग के रिज़ल्ट के संघर्ष ने हमको इतना रुलाया, बहुत काफ़ी लंबा समय हो गया है। बहुत। हम लोग उस पल को बता नहीं सकते सर, वो जो पल था ना, हम लोग रोते थे कि हम लोग का कब आएगा रिज़ल्ट, कब आएगा? चुप के रोते थे घर वालों। घर वालों से। अब क्या है सर, बेटियाँ बड़ी होती हैं तो घर वालों को भी बहुत टेंशन होता है हुँ, हुँ। क्योंकि लोगों के समाज के ताने-बाने। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि तू तो कांस्टेबल की बेटी कैच कर लेगी, ऐसे बोलते थे सर। ऐसे पिताजी से भी रिलेट करके बोला जाता है, बहुत सारे ताने-बाने। गाँव के लोगों भी बोलते थे, उम्र हो रहा है, कब तक पढ़ाएँगे? तो हम लोग को बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा है, उसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जब रिज़ल्ट की जर्नी रही है, हम लोग जाते थे, सबसे मिलते थे, हाँ, आज आएगा, कल आएगा रिज़ल्ट। फिर लोग पूछते थे, तुम लोग का रिज़ल्ट कब आएगा? तो वो मोमेंट हम लोग थोड़ा-सा बहुत सर, टॉर्चर भी करते हैं। बहुत ज़्यादा सर, उसको ना कोई समझता नहीं था। माता-पिता तो बच्चों का हर दुःख-दर्द को समझते हैं, लेकिन हमारी फीलिंग को कोई नहीं समझ पा रहा था। खुद हमारे फ्रेंड लोग बोलते थे, "तुम लोग का तो रद्द होगा भर्ती।" कुछ लोग टॉन्ट भी मारने के लिए बोलते थे। बहुत सर, रद्द होगा, पैसा चला है, धाँधली। सर, हम लोग मीडियम फैमिली के बच्चे हैं, कहाँ से इतना अफ़ोर्ड कर पाएँगे? हम लोग मेहनत पे भरोसा करते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई है और फिर 1 साल बाद जब आया, तो वही फ्रेंड लोग कॉल करके बोलते हैं, "अरे! मेरी फ्रेंड सब इंस्पेक्टर बन गई।" तो लोगों के ताने-बाने सब चीज़ सहना पड़ा है। तो एक परीक्षा जो है, ये जो हमारी एसआई परीक्षा है, वो संघर्ष को भी सिखाया, धैर्य रखना भी सिखाया, मेहनत तो इसमें था ही। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन हम लोग सब दुःख दर्द भूल गए और
आप लोगों के सामने में है, तो बहुत चैलेंज फेस चलिए किए। देवकी जी, सृष्टि जी, आप लोग को बहुत बहुत बधाई सिलेक्शन लेने के लिए थैंक यू सर। और आपके ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और एक बार और हम लोग जुड़ेंगे चैनल में आप लोग के साथ जब आप यूनिफॉर्म में आ जाएंगे। जी थैंक यू सर।